नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क देहरादून में शौर्य दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। और इस अवसर पर सीएम धामी के साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल मामा गामा और विधायक खजानन दास भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पर खदेड़ा और कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन की अब प्रतिमाह पेंशन 8,000 रुपए से बढ़ाकर अब 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि इसका फायदा लगभग 800 परिवारों को मिलेगा और इसके साथ ही एनडीए, सीडीएस और उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। विजय प्राप्त की। मैं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी हमारे सैनिकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ। इस अवसर पर चूँकि सैनिकों का ये बहुत बड़ा दिवस है और इस दिवस पर हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है, प्रतिमाह कर दी है। इसमें लगभग 800 परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और ऐसे ही हमारे राज्य के ऐसे युवक और ऐसी युवतियाँ जो एनडीए और सीडीएस या समकक्ष उसके लिखित की परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको एसएसबी साक्षात्कार की तैयारी हेतु यानी कोचिंग उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसके साथ साथ एक बहुत दिनों से एक प्रकरण हल्द्वानी में, क्योंकि हमारे सैनिकों के पूर्व सैनिकों के जो बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पर छात्रावास बनाने की लगातार मांग उठती रही है, तो वहाँ पर बहुत जल्द हम लोग हल्द्वानी में उनके आज 26 जुलाई को कारगिल शहीद दिवस पर अल्मोड़ा के शहीद पार्क कैंट में आर्मी, पुलिस व जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी पंकज भट्ट, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्नल योगेंद्र कुमार ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। उत्तराखंड के 75 जवानों ने शहादत दी और इसमें अल्मोड़ा के 8 वीर सैनिकों ने भी अपनी शहादत दी। इस मौके पर शहीद वीरांगना को शाल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। मनाया जाता है कारगिल वार में जो हमारी विजय प्राप्त की थी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, और ये 26 जुलाई को हम लोगों ने उनके जो पहाड़ियाँ जिन पे वो घुसपैठिया और पाकिस्तान के फोर्स आके बैठ गए, उन पे हमने दोबारा से कब्जा किया था। और जैसे कि आप सबको विदित है कि उत्तराखंड जो हमारा प्रदेश है, हर घर से एक फौजी उधर है और ऑलमोस्ट बोला जाता है कि हर 5वां फौजी उत्तराखंड प्रदेश से, जो कि हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और कारगिल विजय के अंदर भी हमारे उत्तराखंड राज्य के 75 बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। टोटल भारत से 427 जवानों की शहादत थी। हमारे अल्मोड़ा जिले के 8 जवानों ने शहादत दी। और जो हमारे ये वीर नारी हैं, ये हमारा अहोभाग्य है कि आज भी 2 वीर नारियों ने हमारे इसमें सूर्य दिवस में आकर के हमारा मतलब हम उनको सम्मानित करेंगे। कारगिल दिवस वीरता, पराक्रम और शहादत का निशानी हमारे पास है। कारगिल युद्ध में जिन 527 लोगों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को याद करने का आज़ाद दिन है। चूँकि हम आज जो उन्होंने जो किया है उसकी बदौलत आप सुरक्षित हैं और अपना जान पर खेल करके हमारी सीमाओं की उन्होंने रक्षा की है। और आज जो यदि भी हमारे भौतिक शरीर उनका हमारे पास नहीं है, वो धरा पर नहीं है, लेकिन वो आसमानी हो चुके हैं, ऊपर हैं,
तो इसलिए उनको हम श्रद्धांजलि देने यहाँ हर साल आते हैं, आज भी आए हैं। यह गौरव का दिन है हमारे लिए, बहुत अच्छा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है कि हमको उनके याद करने का अवसर हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे दिन पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिजनों को भगवान सुखी रखे, चिरायु रखे, उनके घरों में जो भी दिक्कतें हैं उनको दिक्कत को दूर करे। यही आज ये हमको देता है कि उनको हम अपनी श्रद्धांजलि सभी लोग यहाँ पर हनुमान यूनिट के लोग। उत्तराखंड कांग्रेस में हाल ही में हुए बदलावों के बाद प्रीतम सिंह को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया और जिसके बाद प्रीतम सिंह ने आज विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाला। बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद से ये पद खाली था। उत्तराखंड कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नई जिम्मेदारी सौंपी है और हाल ही में कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस में दायित्वों में फेरबदल कर प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर नेता प्रतिपक्ष की नई जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद ही बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को बीजेपी ने प्रयोगशाला बना दिया है। 4.5 साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने जो घोषणाएं की थी उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है, आज उत्तराखंड की जनता उससे आजीज आ गई। 4.5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं और बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, पहला मुख्यमंत्री काम करता है तो दूसरा आता है, वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, पिछले वाले ने किया। तीसरा आता है कि भाई मेरा भी इससे कोई सरोकार नहीं है, सारे जितने भी निर्णय लिए गए उनको स्थगित किया जाता है। ये हालत की स्थिति उत्तराखंड राज्य की है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जहां जनता के बीच भाजपा के 4.5 वर्षों को नाकामी को लेकर के जा रही है, तो वहीं सत्ताधारी भाजपा अपने संगठन को लेकर हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रही है। अल्मोड़ा जनपद के सभी बूथों पर भाजपा के मंत्री और भाजपा प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठकें तेज हो गई हैं। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि भाजपा के पास एक बड़ा संगठन है। भाजपा ने बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, जो भाजपा की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बूथ बूथ जाकर कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है और 2022 में भाजपा को कोई नहीं रोक सकता है सत्ता पर काबिज होने से। क्योंकि पिछले समय में कोरोना के कारण में ये गतिविधि हमारी इस प्रकार की रुक गई थी, वर्चुअली हुई। अभी फिर हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का बूथ इकाई तक का संगठन गठित है और अब हमारा जो सबसे बड़ा काम है, जिस काम को हम इन कार्य समितियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सौंप रहे हैं, पन्ना प्रमुख। हम प्रत्येक मतदान जो हमारी मतदाता सूची होती है उसके हर पन्ने का प्रमुख बनेंगे और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि प्रत्येक पन्ने का प्रमुख हमारा इस जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में बना हुआ होगा। और विधानसभा का जो 22 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के काम के दम पर और अपने कार्यकर्ता के काम के दम पे इस चुनाव को बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतकर फिर इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। इसलिए हमारी सारी गतिविधियां। उत्तराखंड में कड़े भू कानून बनाकर लागू करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम का असर अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। टिहरी के ढालवाला 14 बीघा क्षेत्र में युवाओं ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने सरकार से जल्द हिमाचल की तर्ज पर कड़ा भू कानून उत्तराखंड में लागू करने की मांग की है। चेतावनी भी दी, अगर सरकार ने युवाओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी चुनाव में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। और जो हमारी एक मांग है उत्तराखंड भू कानून को लेके, यहाँ पे जितने भी मेरे
समझ भाई लोग यहाँ पे आए हैं, ये हम सबका एक दर्द है, इस दर्द को हमें समझना चाहिए। और ये कानून से भू कानून हमारे लिए इसलिए है कि जो बाहर से जो लोग यहाँ पे अपनी ज़मीन को लैंड कर पा रहे हैं, इससे हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पहनावा है, हमारी जो सोच सभ्यता है, उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप आजकल देख रहे होंगे, ये देखा देखी वैसे सबकी है, आप सब देख भी रहे हैं, लेकिन एक आवाज़ जो हम सब युवाओं के द्वारा जो बोला गया है, एक जो दर्द हम सबके बीच में है, हम सबको इस भू कानून के लिए एक मांग करनी चाहिए। जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से एक अनुरोध है कि भू कानून को लाया जाए और यहाँ की उत्तराखंड की सभ्यता को बचाया जाए। हम लेके रहेंगे भू कानून, यह हमारी मांग है। ये जो हमारे ये अभी आज का प्लान है, ये हमारा है भू कानून, जो उत्तराखंड की मांग है। ये हमारी जनरेशन, जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये आज के टाइम में हर जगह से उभरी है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, वो पलायन होती जा रही है। और इसको मद्देनजर देखते हुए हमने ये देखा है कि जो पहले से चल रहा है कि भू कानून के अकॉर्डिंग हमको अपने आज कारगिल शहीद दिवस के 22 साल बीत जाने के बाद भी लालकुआं के बिंदुखत्ता निवासी कारगिल शहीद गोविंद सिंह पपोला के शहादत को वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते शहीद द्वार नहीं बन पाया है। हालांकि शहीदों के परिजनों को मिलने वाली सुविधाएं जरूर मिल रही हैं और इस दौरान नायब सूबेदार कारगिल शहीद गोविंद सिंह पपोला की पत्नी प्रेमा पपोला ने बताया कि उनके पति के नाम से राज्य सरकार द्वारा पूर्व में शहीद द्वारा बनाए जाने की घोषणा की गई थी। यही नहीं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के अथक प्रयासों से 3 लाख की धनराशि भी स्वीकृत की दी गई थी, लेकिन आज तक उनके पति के नाम से शहीद द्वार नहीं बनाया गया और जिसका उन्हें गम है। हालांकि शहीद स्मारक का निर्माण जरूर कर दिया गया था, जबकि उसके बाद राज्य सरकार द्वारा शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से शहीद द्वार जरूर बना दिया गया है। हालांकि सरकार द्वारा आश्रितों को मिलने वाली अन्य सभी सुविधाएं मिल रही हैं। मेरे को तो दुर्गापाल जी ने बताया था कि उन्हें 3 लाख रुपया है, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है। पहले बताया था ना, नहीं बनाया अभी तक। फिर द्वार गोस्वामी जी के नाम से बन गया था उसके बाद। अच्छा सर, 21 साल तो शहीद हो गए, 21 साल हो गए ना शहीद, जब स्मारक बना था उसी टाइम की बात है। अच्छा, जो मिल चुके हैं, मिल चुकी है, वैसे पेंशन मिल ही रहे, दिल्ली में फ्लैट मिल गया है, पेट्रोल पंप में मिला, मैं कर नहीं पाई, बच्चे छोटे थे उस टाइम। शहीद परिवार से वो हमारे कर्नल साहब रोतीला जी हैं, सुबह से कितने मैसेज आ रहे हैं। वो शहीद परिवार में हमारा जो है कि ग्रुप है ना, वहीं से आए। कारगिल शहीद दिवस तो और दिन और साल तो बुलाते थे वहाँ, हल्द्वानी इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं बुलाया, उसे बुलाते हैं, हमारे आर्मी वाले बुलाते। सम्मान मिल ही रहा, फिर अभी लॉकडाउन से नहीं तो हर साल बुलाते थे वहाँ। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना संक्रमण के दौर ने कई उद्योगों को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। लॉकडाउन और कोविड कर्फ्यू ने उद्योगों के उत्पादन और निर्मित सामान को बाजारों में बेचने की पूरी चेन को तोड़कर रख दिया है। मुसीबत उठा रहे उद्योगपति अब सरकार से राहत की उम्मीद लगा रहे हैं। कोरोना काल के शुरुआती दौर में लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया गया, कोविड कर्फ्यू के समय में MSME यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उद्योगों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। सरकार हर संभव मदद कर रही है। कारोबारियों की GST की मांग पर जल्द सरकार निर्णय लेगी। हम पर्यटन कारोबारियों के लिए 200 करोड़ की राहत पैकेज लेकर आए हैं और इसके साथ जो लोग नए उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी छूट दी जाएगी। देखिए, आज उद्योग में सबसे पहली बात, अब सेकेंड वेव में हमने किसी उद्योग को, इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया। पिछली बार इंडस्ट्री बंद हुई थी, हमने इस बार निर्णय लिया था कि कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। सिर्फ एक जगह की एक घटना हमें जानकारी में आई, उसको हमने तुरंत एक्शन लिया। हमने निश्चित किया था कि किसी व्यक्ति के पास अगर अपनी फैक्ट्री का आइडेंटिटी कार्ड है, पास है, तो वही उसका कर्फ्यू पास होगा। इसीलिए हमने, हमारी इंडस्ट्री अनुरोध चलती रही, लेकिन उसमें कुछ छूट की मांग, GST में वन छूट की मांग हमारे साथियों ने की है। मुख्यमंत्री से हमने वार्ता की है, क्योंकि वित्त उनके पास है। जिस प्रकार हमने कुछ जो पर्यटक व्यवसायियों के लिए हमने पैकेज दिया है, हमने कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे उद्यमों के सामने है कि सिंगल विंडो सिस्टम तो है, लेकिन उनको 4-4 महीने हो जाते हैं, उनको NOC नहीं मिलता। तो हम उसको एक छत के नीचे ला रहे हैं कि ताकि सिंगल विंडो सिस्टम हो और 15-20 दिन के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको
उसका एनओसी मिल जाए। और एक हमने सैनिक होने के नाते हमने एक चीज़ और मैं कैबिनेट में ला रहा हूँ कि जो अगर कोई सैनिक इंडस्ट्री लाना चाहता है हम उसको 15% अतिरिक्त सब्सिडी देंगे। ऐसे ही हम महिलाओं को, क्योंकि अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भक्तों द्वारा सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव की आराधना के आपको बता दें कि सावन माह में यहां पर एक माह का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से यहां पर पार्थिव पूजा, शिव अर्चना, महामृत्युंजय पाठ करने आते हैं, जिसका विशेष महत्व माना जाता है। पुजारियों ने बताया कि सावन में लोग यहां बड़ी दूर दूर से आते हैं और महामृत्युंजय पाठ भी कराते हैं, पर कोविड के नियमों के चलते मंदिर में एक दिन में 1000 लोगों को ही अनुमति दी जा रही है और जिसके लिए अन्य स्टेट से आ रहे भक्तों को प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महामृत्युंजय पाठ का सावन के सोमवार में कराने से विशेष लाभ मिलता है, जिसमें कोविड के चलते हुए जो श्रद्धालु हैं आपके लिमिटेड आ रहे हैं। एक दिन में 1000 ही लोग मंदिर कमेटी ने अलाउ किए हुए दर्शन के लिए, जिसमें कि ये सावन के महीने में पाठ की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप का विशेष महत्व होता है। उनके लिए कमेटी द्वारा बाहर कैंपस में जगह दी गई है लोगों के। तो उधर सावन महीने के पहले सोमवार को जसपुर क्षेत्र के शिवालयों में हर हर महादेव, जय ओम शिवकारा की गूंज सुनाई दी। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं के मंदिरों में खासी भीड़ रही और वहीं शिव मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों पर भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। साथ ही सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। बता दें कि सावन माह के पहले सोमवार के दिन शिवलिंगों का दूध जल से अभिषेक किया गया। शिवलिंगों को पुष्प बेलपत्र से सजाकर महाआरती की गई और इस दौरान मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख के बीच भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। इस मंदिर की विशेषता, जितना जल चढ़ता है सब अंदर समा जाता है। कहाँ जाता है, कौन कहाँ को क्या होता है पता नहीं चलता इस बात का। भगवान भोलेनाथ जो हैं बहुत दयालु हैं, हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो जो श्रद्धा से आता है श्रद्धा उसकी पूरी करते हैं। मैं तो यहाँ काफ़ी समय देख रही हूँ, जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। बड़ा मंदिर कहलाता है, प्राचीन मंदिर है ये। इस महीने में कम से कम 200 अभिषेक, 250 अभिषेक हो जाते हैं हमारे। चलता है, जो जल चढ़ता है वो शिवलिंग के अंदर ही समा जाता है। कि ये विशेषता है, कहाँ जाता है ये भगवान जानता है। हम समझ में आई नहीं, में बैंड लगा रखा, और में भी चढ़ती हैं और फरवरी में भी चढ़ती हैं कांवर। आपका तो बैंड है, कोई कांवर आई नहीं। ऐसा मंगाया, हरिद्वार से नहीं मंगाया। जो हरिद्वार में तो बैंड है, मैंने कहा भेजूंगा हरिद्वार, गढ़ मंगाया, गढ़ से जल चढ़वाया आपको मंगवा के। यहाँ पे महान मास का सावन का पहला सोमवार है। लोगों में काफ़ी उल्लास है और काफ़ी संख्या में लोग जल चढ़ाने आ रहे हैं और अभी तक अभिषेक हो रहे हैं सुबह से। और यहाँ पर मंदिर की ओर से बेलपत्ती, फूल, जल, लोटे, आसन के लिए व्यवस्था की गई है और कानून से लोग आ रहे हैं और हर जो भी संभव प्रयास जो भी प्रयासों मंदिर की ओर से। उत्तराखंड में मानसूनी कहर से अभी प्रदेशवासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए 26 और 27 के लिए कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बाकी जिलों में 29 जुलाई तक लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिन राज्य के लिए संवेदनशील रहने वाला है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिस तरह से मानसून से उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए एक बार फिर मौसम विभाग की चेतावनी से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। से उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 26 जुलाई हो गई है, तो 26 से लेकर 30 तारीख तक की जो फोरकास्ट है 5 दिन के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर दिन है उसमें अच्छी बारिश है। पूरे प्रदेश में जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अधिकांश जगहों में मिलेगी और साथ में जो हैवी या वेरी हैवी रेंस है वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। तो उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें विशेषकर, तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं, उनमें आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पर कि कहीं कहीं पर भारी बारिश है या बहुत भारी बारिश उनमें देखने को मिलेगी। साथ ही गढ़वाल रीजन की भी बात करें तो उसमें उत्तरकाशी है, टेहरी है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसके बाद बीते दिन बारिश से कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब प्रदेश में फिर भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश फिर से आफत बनकर आ सकती है, तो इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के निचले कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।